यूट्यूब पर बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के लिए अगला प्रश्न है। आधुनिक युग से आप क्या समझते हैं? आधुनिक युग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आधुनिक युग की विशेषता समझने में ध्यान रखना है कि प्राचीन से मध्यकाल में रूपांतरण बहुत तेज गति से नहीं हुआ था और प्रवृत्तियां अलग अलग हैं और क्षेत्रवार भी अंतर होता है। उसी तरह मध्यकाल से आधुनिक युग में आगमन एक साथ पूरे यूरोपीय क्षेत्र में नहीं हुआ था। इसका प्रारंभ 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन से तिथिवार क्रम में माना जाता है और यह ध्यान देना है कि यह एक तिथि प्रारंभ के लिए है। आधुनिक युग की प्रवृत्तियां अधिक महत्वपूर्ण हैं और वह सारे यूरोप में धीमी गति से अलग अलग क्षेत्रों में फैला था। आधुनिक युग को समझना इसलिए भी आवश्यक है कि विगत 15-20 वर्षों से उत्तर आधुनिक नामक नया पदबंध प्रयोग में आया है। तो अगर हम आधुनिक युग की विशेषताओं को समझने में स्पष्टता नहीं ला पाते हैं तो फिर उत्तर आधुनिक चिंतक, जिसमें जैक देरिडा हैं, लाकान हैं, मिशेल फूको हैं, रोला बार्थ हैं और ढेरों नाम हैं, और जो आधुनिक युग के उपरांत वाले समय के लिए अभिहित किए जाते हैं, संकेतित किए जाते हैं। तो इसलिए हमें आधुनिक युग की विशेषता को समझना आवश्यक है। आधुनिक युग अनंत काल तक चलने वाला कालक्रम नहीं है। जिस तरह प्राचीन काल समाप्त हुआ, मध्यकाल समाप्त हुआ, आधुनिक युग भी समाप्त होता हुआ यूरोप के कुछ क्षेत्रों में दिख रहा है और इसलिए उत्तर आधुनिक पदबंध का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। आधुनिक युग के प्रारंभ में सबसे प्रथम जो लक्षण है, मध्यकालीन व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का पतन हुआ और सामंती व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई और यूरोप के जिन भी क्षेत्रों में सामंत सक्रिय रहे राजनीति में, वे जनतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत समाहित किए गए और सामंती परंपरा के रूप में वे जारी नहीं रहे। और सामंती व्यवस्था के पतन में गुलाबों का युद्ध या ब्लैक डेथ और दलदलों का सुखाए जाना, सामंतों का आपसी युद्ध, इस तरह के कई कारण रहे। दूसरी विशेषता के रूप में समझना है आपको कि बौद्धिकता आधुनिक युग की बड़ी विशेषता है, जिसको तर्कवाद या कॉज एंड इफेक्ट के रूप में भी समझा जा सकता है। और इस परंपरा में दो नाम महत्वपूर्ण हैं, एक थॉमस मूर का और दूसरा लिनेकर का। तीसरे क्रम पर जो महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो आधुनिक युग में राष्ट्रवाद का विकास है। राष्ट्रवाद को यूरोप में जिस ढंग से समझा गया था वह एक राजा, एक देश, एक भाषा के आधार पर समझा जा रहा था। तो आधुनिक युग की विशेषता राष्ट्रवाद है और इसके अंतर्गत फ्रांस में लुई 14वां, इंग्लैंड में ट्यूडर वंश का और स्पेन में फर्डिनेंड और इसाबेला, उसी क्रम में आगे जोड़ सकते हैं रूस में पीटर महान और कैथराइन का। तो इन लोगों ने आधुनिक राष्ट्र या निरंकुश राजतंत्र के नाम से जो प्रारंभ किया और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया, उससे यह भी ध्यान आता है कि ये पूरे यूरोप की एक बड़ी विशेषता थी राष्ट्रवाद का विकसित होना। राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ दूसरा मामला आ जाता है तुरंत का तुरंत फिर कि ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी होड़ प्रारंभ हो गया इन राष्ट्रों के बीच में। और मध्य पूर्व में टर्की ओटोमन एम्पायर के मामले में पीटर और ऑस्ट्रिया का जो संघर्ष हुआ, हिटलर का जो विश्व युद्ध वाला है, वो सारा का सारा आधुनिक युग में ये राष्ट्रवाद की जो धारणा है उसका थोड़ा सा विकृत रूप हो गया कि वो अपना विकास दूसरों की कीमत पर चाह रहे थे और साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो आधुनिक युग की एक नकारात्मक प्रवृत्ति साम्राज्यवाद का विस्तार है और इसके लिए उपनिवेशों का निर्माण करना है, और जिसे लेनिन ने अपने थीसिस में कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का विकसित रूप है। विकसित पूंजीवाद ही साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ता है। और नेक्स्ट विशेषता आधुनिक युग की समझी जाए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बाद है व्यक्तिवाद के रूप में। पारिवारिक स्तर पर पहले परिवार का और संयुक्त परिवार का
अधिक महत्व होता था। धीरे धीरे व्यक्तिवादी सोच ने हमारे और शिक्षण पद्धति में और सामाजिक परंपराओं में स्थान ग्रहण कर लिया, जिसमें या तो राष्ट्र प्रमुख होता था और उसके बाद व्यक्ति महत्वपूर्ण होता था। परिवार और समाज धीरे धीरे उस तुलना में कम महत्वपूर्ण हो गया। और नेक्स्ट जो है विशेषता आर्थिक गतिविधियों के बारे में है कि आधुनिक युग में अर्थ का महत्व पहले से बहुत अधिक बढ़ गया और पूंजी और औद्योगिक निर्माण और वाणिज्यवाद और व्यापार और व्यापारिक गतिविधि, आर्थिक शक्ति, इन सब की महत्ता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। नेक्स्ट समझेंगे सामंतवाद के पतन में बारूद का योगदान था। बारूद पर राजतंत्रों ने एकाधिकार कर लिया और बात उससे आगे बढ़ने लगी जब उन्नत किस्म के या अत्यंत ही घातक किस्म के हथियारों का विकास हुआ और जिसमें जैविक हथियार तक शामिल हो जाते हैं, और यह मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है आधुनिक युग में। और इसी तरह औषधि विज्ञान में भी एक से एक प्रगति हुई है और बहुत सारी पुरानी बीमारियां समाप्त हो गई हैं, उनका घातकपना कम हो गया है, वो नियंत्रण में आ गई हैं। और इसके अतिरिक्त एक व्यक्तिवादी विचारधारा और औषधि विज्ञान के अलावे एक जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, शायद क्रम में इसे पहले लाना चाहिए था, वह है मानववाद। मध्यकाल में धर्म और अगला जन्म अधिक महत्वपूर्ण था। मनुष्य इसके लिए प्रयास करता था कि उसका यह जन्म सफल हो जाए और इतने त्याग करे कि अगला जन्म बेहतर हो जाए। वास्तव में वर्तमान जीवन का महत्व थोड़ा कम होता था। धीरे धीरे आधुनिक युग में वर्तमान जीवन का महत्व अधिक बढ़ गया और इसके कारण से हम सीधे तौर पर ऐसा समझना चाहते हैं कि भौतिकवाद या विलासिता या सुख प्राप्त करना वो अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अगले जन्म की चिंता धीरे धीरे यूरोप में कम हो गई, तो इसको मानववाद या मानव केंद्रित होना और अगले जन्म का कम महत्वपूर्ण होना समझा जाना चाहिए। आधुनिक युग की एक और विशेषता है प्रजातिवाद, जो रंगों के आधार पर वाइट या श्वेत रंग वाले, पीले रंग वाले जापानी और चीनी लोग, और अफ्रीकन लोग ब्लैक, और एशियन लोगों में वो गेहुए रंग वाले जिसमें अधिक से अधिक भारतीय आते हैं। तो इस प्रकार से प्रजातिगत भावना का भी आधुनिक युग में विकास हुआ और इसके कारण क्या है कि वो दूसरी प्रजातियों पर डोमिनेट करने की भावना आ गई। और इसी तरह से धर्म के बारे में भी बाद के दिनों में प्रभाव बढ़ गया। हालांकि कार्ल मार्क्स से लेकर के अन्य समाजवादी चिंतकों ने कहा था कि औद्योगिक समाज में धर्म समाप्त हो जाएगा, लेकिन आधुनिक युग में यह देखा जा रहा है, ईरान से लेकर के और क्षेत्रों में, भारत में भी, पाकिस्तान में भी, कि धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा है। तो धार्मिकता का प्रभाव बढ़ता है और प्रजातिगत भावना बढ़ती है और इसके कारण देशों के बीच में अस्थायी तौर पर परमानेंटली तनाव आता है। जिस तरह से यूरोप की राजनीति और अमेरिका की राजनीति गाजा पट्टी और फ़िलिस्तीन में हावी है, तो वह भी एक बुरी विशेषता है या फीचर है। विशेषता में सकारात्मक भाव आता है। एक जो थोड़ा सा अधिक सकारात्मक है वो राष्ट्रवादी साहित्य का निर्माण है और इसमें दांते हैं इटली में, इरेस्मस हैं, शेक्सपियर हैं इंग्लैंड में, सर्वेंटिस हैं। इन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने भाषा में क्लासिकी साहित्य, जो आज भी उपलब्धियां मानी जाती हैं, उसका निर्माण किया। इसी सीरीज में चिंतक में वो बेकन आते हैं, फ्रांसिस बेकन हैं, रोजर बेकन हैं, बाद के दिनों में और लोग भी शामिल हुए। तो आधुनिक युग की विशेषताएं मैंने एक संरचना बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ सके कि मूल रूप से 8-10 पॉइंट को लिखना है। और आधुनिक युग को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उत्तर आधुनिक पदबंध का प्रयोग होता है और जब आप ऊंची नौकरी वाली परीक्षाओं में जाएंगे तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि उत्तर आधुनिकता क्या है। तो उत्तर आधुनिकता को समझने का सबसे बेहतर तरीका है, अच्छा तरीका है कि हम पहले आधुनिकता को समझ लें और आधुनिकता के चिंतक को याद रखें और इसके उपरांत जो उत्तर आधुनिक हुए हैं उनको याद रखें। मैं उम्मीद करता हूं, जैसा मैं बार बार कहता हूं, कि आप कितना जानते हैं इस पर नंबर नहीं मिलता, आपकी कितनी जिज्ञासाएं हैं इस पर नंबर नहीं मिलता। नंबर उसी पर मिलता है कि आप साफ सुथरे हैंड राइटिंग में
पढ़े जा सकने वाली भाषा में और विषय से संबंधित ज्ञान प्रस्तुत कर पाते हैं। पांचों उत्तर सही इस तरह से लिख पाते हैं। और यह सिर्फ इतिहास के पेपर द्वितीय के लिए नहीं कह रहा हूँ, पेपर 1 के लिए भी कह रहा हूँ, जिनका राजनीति विज्ञान है, जिनका समाजशास्त्र है, और उनके लिए भी कह रहा हूँ कि 5 प्रश्नों का लिखा जाना आवश्यक है। और उसके बाद आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे अंक प्राप्त होंगे और हमारा और साहू सर का प्रयास सफल होगा। थैंक यू।